ये आज थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा के बारे में संक्षेप में चर्चा कर देते हैं। माध्यमिक शिक्षा का आशय, महत्व, विद्यमान समस्याएं, प्रयास, एक आधा प्रयास की चर्चा कर देता हूं, है ना। चलिए, सबका स्वागत है जितने लोग जुड़े हैं। चलिए, बहुत बढ़िया हूं मैं, आप भी अच्छे होंगे, है ना। माध्यमिक शिक्षा में जनरली कक्षा 8 से 12 तक की शिक्षा शामिल की जाती है और उच्च शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा के मध्य एक लिंकेज है, कड़ी है, सेतु का कार्य करती है। इसी स्तर से प्रायः वोकेशनल शिक्षा, है ना, व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ हो जाता है। यानी शिक्षा का यह जो स्तर है, यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर आपको कार्य स्किल डेवलपमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। तो यह वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत बेसिकली यहीं से होती है। वैसे तो जो अपर सेकेंडरी, अपर प्राइमरी है, यानी मिडिल स्कूल में भी थोड़ा बहुत वोकेशनल एजुकेशन के लिए सरकार काम कर रही है, लेकिन सर्वाधिक जो है सरकार का ध्यान माध्यमिक शिक्षा पर है। माध्यमिक शिक्षा अगर आपकी बेहतर नहीं है तो उच्च शिक्षा में कन्वर्जन कम होगा, है ना। क्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वह कम। कार्यक्रम है, प्रिया कुमारी कर लो, नोट्स में है ना। कार्यक्रम आपको करंट की मैगजीन मिलती है ना, पीडब्ल्यू की, समग्र शिक्षा पर कई अंक में दिया गया है ना। कार्यक्रम क्लास की चीज नहीं है ना, वो फैक्चुअल कंटेंट है, कहीं से भी पीडब्ल्यू की मैगजीन में अवेलेबल है। जो प्रश्न पूछ दिए गए हैं उसकी मैं चर्चा कर देता हूँ एक आधा, और कल मैंने लगभग थोड़ी बहुत चर्चा कर भी दी, है ना। हाँ, कर दिया, स्वागत, आइए। तो प्राथमिक शिक्षा का महत्व क्या है अगर हम कहें तो उच्च शिक्षा तक पहुंच का यह रास्ता है ना। यहाँ पर सकल नामांकन अनुपात अगर आप देखें तो हायर एजुकेशन में तभी बेटर होगा जब आपका सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम मजबूत है ना। यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन यानी कहीं ना कहीं कमाना और सीखने की प्रवृत्ति यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यह शिक्षा का अपना महत्व है। अब इसमें समस्याएं क्या है ना, क्या क्या समस्याएं आपको दिखती है प्राथमिक शिक्षा में, तो हमने देख लिया। बहुत सारी समस्याएं कॉमन है, कुछ स्पेसिफिक समस्याओं की चर्चा हम लोग यहाँ पर करते हैं। जैसे ड्रॉप आउट की संख्या सर्वाधिक आप देखेंगे तो प्रतिशतता में गिरावट यहाँ पर आ जाती है सेकेंडरी एजुकेशन में, यानी कक्षा 8 से लेकर 12 तक की शिक्षा में ड्रॉप आउट की समस्या बड़ी समस्या है। और क्या समस्या है अगर मैं आपसे पूछूं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यमान चैलेंजेस क्या है? विद्यालयों का बहुत अभाव है। विद्यमान समस्याएं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, विद्यमान समस्याएं, तो ड्रॉप आउट रेशियो अधिक। जैसे आप देखिए, भारत सरकार कहती है कि हमारे जो सरकारी संस्थान और प्राइवेट सब मिला के लगभग देश में 20 लाख के आसपास विद्यालय रन कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अगर हम माध्यमिक शिक्षा की बात करें, है ना, तो माध्यमिक शिक्षा में यह संख्या 4 लाख के आसपास है। तो कहने का मतलब कि माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर इतना बड़ा गैप नहीं हो सकता है ना। लेकिन यह हमारे देश के शिक्षा तंत्र की चाहे कमी कह लें, चाहे हमारे शिक्षा से संबंधित नीतिकारों के नीति निर्माण के स्तर पर विफलता कह लें आप, हमारे यहाँ माध्यमिक शिक्षा जो है वह उसमें विद्यालयों का नितांत अभाव है। सबसे जो समस्या यहाँ पर है कि जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, है ना, रेसिडेंस प्रॉपर, शिक्षकों के रहने का, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का व्यापक अभाव है ना। और इस सब कारणों से अगर आप देखें तो जो माध्यमिक शिक्षा है वहां पर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। जैसे क्या, मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर नहीं है, अगर स्कूल में टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है तो कई माँ बाप अपनी बच्चियों को माध्यमिक शिक्षा के लिए विद्यालय नहीं भेजते हैं। पेयजल की सुविधा नहीं है ना, कई बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। इसके अलावा घर के पहुंच के आसपास की दूरी में जो विद्यालय है, सेकेंडरी स्कूल, का नितांत अभाव है। और इस कारण जो है तमाम समस्याएं जो है माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में दिखती है ना। तो पहला लिखा आपने ड्रॉप आउट रेशियो अधिक, दूसरा लिखिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव। बहुत सारी समस्याएं कॉमन है जो प्राथमिक में भी थी। शिक्षक छात्र अनुपात असंतुलित, छात्रों की संख्या के अनुपात में माध्यमिक विद्यालयों का व्यापक अभाव। बसावट से विद्यालय की अधिक दूरी अधिक। जो भी हमारे यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण है, आबादी जहां भी है ना, वहां पर अगर आप देखें तो वहां से स्कूल बहुत दूर है ना। स्कूल उनकी रीच में नहीं है। जैसे सरकार कहती है कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए, है ना। और ये समस्या वहां पर है ना। तो ये बसावट जहां भी है वहां से दूरी बहुत अधिक है, इस कारण लोग बच्चों को स्कूल पढ़ने नहीं भेजते हैं। लैंगिक अंतराल पहले से बहुत कम है, लेकिन अभी भी लैंगिक अंतराल अधिक है। शिक्षक छात्र अनुपात असंतुलित, मैंने आपको बताया कि विद्यालयों की संख्या ही क्या है, बहुत कम है। शिक्षक की योग्यता तो हर स्तर पर खराब है ही। हम और क्या बता सकते हैं? शिक्षक की योग्यता स्तर पर प्रश्न चिन्ह। लैंगिक अंतराल, ग्राम नगरीय, शैक्षिक अंतराल की अधिकता, निजीकरण, शिक्षा के निजीकरण एवं बाजारीकरण का अधिक विकास।
वित्त की अपर्याप्तता, वो तो हर जगह है, हायर से लेकर। वित्त की अपर्याप्तता, सरकार का ध्यान प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा पर अधिक, उच्च शिक्षा पर अधिक तथा माध्यमिक शिक्षा पर अपेक्षाकृत कम, अपेक्षाकृत कम। गरीबी रहेगी तो लोग बच्चों को आर्थिक संसाधन के रूप में देखते हैं, इसलिए स्कूल नहीं भेजते हैं, है ना। माँ बाप अगर शिक्षित हों तो वो शिक्षा के महत्व को क्या समझेंगे। ऐसी स्थिति में खुद अशिक्षित व्यक्ति जो है वो अपने बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहेगा। हालांकि परिदृश्य पहले से बहुत बदला है ना। अगर आप देखें पहले की तुलना में अब शिक्षा का स्तर बहुत इसमें सुधार हुआ है। अफोर्डेबल एजुकेशन फ्री ही है लगभग सरकार के, है ना। ये कहो कि एक्सेसिबिलिटी का अभाव है ना। सरकार के संस्थान में फीस कहाँ है, हर जगह तो छात्रवृत्ति, कॉलेज तक में आपको हर जगह छात्रवृत्ति मिल जाती है ना। हाँ, ग्राम नगरीय शैक्षिक गांव में कम है, स्कूल में ज्यादा है। श्वेता कुमारी, अर्थ गांव में क्या है, माध्यमिक विद्यालय कम है, नगरों में ज्यादा है। नगरीय अंतराल क्या है, शहर और नगर के स्तर पर विद्यालयों का अंतराल, गैप ज्यादा है। अंतराल समझती हो ना, गैप, है ना। गुणवत्ता का अभाव तो कॉमन है हर जगह, है ना। गुणवत्ता का अभाव, हाँ गुणवत्ता का अभाव वो तो बता ही नहीं, कॉमन ही है। व्यवसाय परक शिक्षा, कहने को खाना पूर्ति है, कहने को सरकार कहती है वोकेशनल एजुकेशन के लिए हम कर रहे हैं, सच्चाई क्या है ना। अधिक दूरी, अधिक अवसंरचनात्मक सुविधाओं का अभाव, शिक्षक छात्र अनुपात असंतुलित, छात्रों की संख्या के अनुपात में माध्यमिक विद्यालयों का व्यापक अभाव, है ना। बसावट से विद्यालय की दूरी अधिक, शिक्षक की योग्यता के स्तर पर प्रश्न चिन्ह, लैंगिक अंतराल, शिक्षा के निजीकरण, बाजारीकरण, है ना, इस स्तर पर बहुत ज्यादा है ना। चलिए एक आधा पॉइंट और लिख लीजिए, व्यवसाय परक या रोजगार परक शिक्षा का सही मायनों में अभाव, सही मायनों में अभाव। अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जातियां जनजातियां आदि के बच्चों की शिक्षा, शिक्षा का अभाव। चलिए सरकार ने इसके लिए क्या किया है ना। पूरा कुंडली निकाल लो, कहां से है, पूरा गली नंबर पूछ लो, काम आएगा, है ना। कौन बस जाती है, ट्रेन जाती है, सब पूछ लो। कोई नहीं, अब उसी पे 500 कमेंट लिख दो जितना उस पे, है ना। यही तो इस बैच की खूबसूरती है। चलिए लगे रहिए, है ना। चलिए इसके लिए समस्याएं हैं, समाधान के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं। समाधान के प्रयास में बहुत सारे प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के उपाय एक साथ हैं, है ना। अगर आप देखें तो डिपार्टमेंट के पार्ट पे भी स्कूली साक्षरता, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, आपने देखा कल मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के दो डिपार्टमेंट है। पहला क्या है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता, है ना, विभाग, और दूसरा क्या है, उच्च शिक्षा विभाग। तो जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग है वही हैंडल करता है इसको, प्राथमिक को भी माध्यमिक को। तो कई बार कार्यक्रम से लेकर हर स्तर पर दोनों में सिमिलरिटी बहुत है, इसलिए अलग अलग से बहुत ज्यादा कुछ स्पेसिफिक कार्यक्रम अगर हम बात करें, जैसे जो हमारी माध्यमिक शिक्षा, इसके महत्व को समझते हुए सरकार ने आजादी के बाद, आपको पहले भी बताया, 1952-53 में मुदलियार समिति बनाई ताकि माध्यमिक शिक्षा के देश भर में ढांचे को बेहतर किया जाए। समिति ने बहुत सारी सिफारिश दी, उसमें कहा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है, स्कूल का अभाव। संकाय जो अलग अलग, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, म्यूजिक, ये सब जो है इसी स्तर पर अलग होते हैं, बैफरकेट होते हैं, है ना। तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। विज्ञान आधारित शिक्षा के लिए अलग से लेबोरेटरी वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। समिति ने कहा त्रिभाषा फॉर्मूला को माध्यमिक शिक्षा तक इंप्लीमेंट करना चाहिए, है ना। यानी जो भी त्रिस्तरीय भाषा का मतलब है, अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं, जो भी स्थानीय भारतीय भाषा, उसमें माध्यमिक स्तर की शिक्षा दी जाए। अब देखिए सरकार ने इस समिति का संज्ञान लेते हुए धीरे धीरे, क्योंकि हमारे पास शिक्षा का बजट ही क्या है बच्चों, कम है, ऐसी स्थिति में हम ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकते, है ना। तो शिक्षा का बजट अगर कम है ओवरऑल, उसमें भी प्राइमरी और हायर मेजर स्टेक तो यही खर्च हो जा रहा है। यही कारण है कि जो माध्यमिक शिक्षा थोड़ा उपेक्षित हमारा रहा है ना। 1960 के दशक में खास करके केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के जो ट्रांसफरेबल जॉब है, उनके लिए एक मॉडल स्कूल के रूप में केंद्रीय विद्यालय आए। 1980s की डिकेड में माध्यमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट आया। बच्चियों की, महिलाओं, कन्याओं की शिक्षा, हायर एजुकेशन, सॉरी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए कस्तूरबा गांधी, सरकार द्वारा समय समय पर इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, है ना। तो एक पैराग्राफ नोट करिए, है ना, लिखिए। देखिए माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का प्रवेश द्वार माना जाता है, पूरी तरह रिकॉर्डेड है क्लास, है ना। माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा का प्रवेश द्वार माना जाता है। वास्तव में माध्यमिक शिक्षा
प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा के मध्य, अच्छी बात है मोहिनी, उच्च शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा के मध्य एक सेतु का कार्य करती है, एक ब्रिज सेतु का कार्य करती है। इसी स्तर से व्यावसायिक शिक्षा का प्रारंभ होता है। अतः रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से माध्यमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। माध्यमिक शिक्षा का विशेष महत्व है। पैराग्राफ चेंज करके आजादी के पश्चात माध्यमिक शिक्षा के महत्व को समझते हुए सरकार द्वारा इसमें व्यवस्थित सुधार हेतु मुदलियार समिति की स्थापना की गई, जिसकी सिफारिशों अनुशंसाओं के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के विभिन्न प्रयास संपन्न हुए। जिसकी सिफारिशों के आधार पर माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयास संभव हुए। भारत सरकार द्वारा 1960 के दशक में केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत की गई, जिससे उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के साथ साथ स्थानांतरण ट्रांसफर के कारण बच्चों की शिक्षा बाधित न हो। 1980 के दशक में जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना एक मॉडल विद्यालय के रूप में जिले के स्तर पर प्रारंभ करने की पहल हुई। एक मॉडल स्कूल के रूप में जिले के स्तर पर प्रारंभ करने की पहल की गई। इसके साथ साथ 2018-19 के वार्षिक बजट से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की बेहतर शिक्षा हेतु एकलव्य आवासीय विद्यालय आदि का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, छात्राओं की माध्यमिक शिक्षाओं हेतु आवासीय विद्यालय के रूप में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सरकार की एक सार्थक पहल है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सरकार की एक सार्थक पहल है, जिससे माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र की गरीब छात्राओं को बेहतर शिक्षा मिल पा रही है ना। तो सरकार माध्यमिक शिक्षा के लिए बहुत सारे काम कर रही है। समाधान के क्रम में एक बड़ा जो कार्यक्रम है, जो अब मर्ज हो गया है समग्र में, वो अलग से भी पूछता है माध्यमिक शिक्षा के लिए। जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009 से भारत सरकार द्वारा संचालित है। आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। वर्तमान में ये जो है आरएमएसए कहां मर्ज है? समग्र में, है ना। जो समग्र शिक्षा है, अब उसके अंतर्गत आपको कल ही बताया कि सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन, ये तीनों कार्यक्रम को मर्ज किया गया है ना। कौन कौन समग्र शिक्षा में? तो पहला सर्व शिक्षा अभियान, आरएमएसए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और प्राध्यापक या शिक्षक शिक्षा अभियान, है ना। और राष्ट्रीय 1985 में हुई ऋतु शर्मा, 80 का दशक का मतलब हुआ 81 से लेकर 89 तक, है ना। जैसे देखिए, नवोदय विद्यालय क्यों लाया गया कि जैसे जिले के स्तर पर एक आदर्श विद्यालय हो, जहां जिले के मेधावी प्रतिभावान छात्रों को शिक्षा मिल पाए।
इससे क्या होगा कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कई इस विद्यालय की देखा देखी कई विद्यालय खुलेंगे। और सच्चाई है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना के कारण विभिन्न जिलों में आवासीय विद्यालयों की संख्या बहुत बढ़ी और खास करके 90 के दशक में हमारे मतलब भारत के अंतर्गत जो हॉस्टलर मतलब हॉस्टल में रहकर शिक्षा का यह सिर्फ हायर एजुकेशन में था, लेकिन नवोदय विद्यालय ने पूरे देश के स्तर पर आवासीय विद्यालय के रूप में कैसे बेहतर कार्य विद्यालय हो सकता है इसको स्थापित किया। और हर जिले में ऐसे बहुत सारे अच्छे स्कूल खुले जहां पर आवासीय सुविधा थी। आवासीय समझ रहे हो ना जी, रहकर वहीं रहना है, वहीं क्लास करनी है ना। इससे पहले अगर आप देखें तो वो हायर एजुकेशन में ये सारी बात थी, है ना। तो माध्यमिक शिक्षा अभियान ये क्यों लाया गया? अगर आप देखिए जो माध्यमिक शिक्षा का हमारा बजट कम है और यहाँ पर राज्यवार बहुत विषमता है, बहुत सारे निर्धन राज्य जो है जिनका बजट ही कम है वो शिक्षा के मद में और कम खर्च करते हैं। तो जो आरएमएस है यह केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम है। केंद्र प्रवर्तित यानी कहीं ना कहीं इसमें 60% जो है भागीदारी केंद्र सरकार की और 40% राज्यों की होती है। आरएमएस का मतलब क्यों लाया गया? तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करने के लिए, विद्यालय जो है प्रॉपर उसमें भवन हो, टॉयलेट हो, ऑफिस हो, शिक्षक के रहने की व्यवस्था हो, विद्यार्थियों के लिए सारी खेलकूद से लेकर हर व्यवस्था हो। जैसे हायर एजुकेशन में रूसा है जो पीएम उसाब हो गया है, उसी तरह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान बहुत बड़ा एक अभियान रहा है। और आपसे माध्यमिक शिक्षा के कॉन्टेक्स्ट में यहां से जो है ना सवाल बन सकता है। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में 2-3 चीजें नोट कर लीजिए। देखिए पैराग्राफ चेंज करके भारत सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर अवसंरचनात्मक विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं बेहतर अवसंरचनात्मक विकास के लिए 2009 से आरएमएस से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ऊपर लिखा है पायल, ऊपर कुछ पढ़ रही हो, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, है ना, है ना। देखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया, इसमें निम्न बातों पर बल दिया गया। देखिए इसमें निम्न बातों पर बल दिया गया। पहला, माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना। माध्यमिक शिक्षा की सार्वभौम पहुंच सुनिश्चित करना। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 100% नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर 100% नामांकन एनरोलमेंट एवं ठहराव रिटेंशन सुनिश्चित करना। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक अंतराल को पाटना कम करना, जेंडर गैप। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक अंतराल को पाटना कम करना। बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधा वाले विद्यालयों का निर्माण। बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधा वाले विद्यालयों का निर्माण, है ना। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु शिक्षकों की योग्यता एवं अध्ययन सामग्री की उपलब्धता। योग्य शिक्षकों की उपलब्धता एवं अध्ययन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। अब देखो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आया, अब इसकी जगह वर्तमान में सरकार क्या कर रही है? मॉडल स्कूल आदर्श, पीएम श्री, है ना, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, है ना, हर काम योजना में प्रधानमंत्री जरूर लगा हुआ है वर्तमान में। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया बेसिकली ये स्कूल अपग्रेडेशन का एक कार्यक्रम है। 14,500 से, है ना, 15,000 जो विद्यालय हैं एग्जिस्टिंग है उनको मॉडल, है ना, जो विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करना, आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित करना। मॉडल स्कूल समझते हो ना? हाँ, इन सब टॉपिक में इतना शिवानी बहुत विश्लेषण नहीं करना, ये सब बहुत फैक्चुअल कंटेंट है ना। तो पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसके लिए क्या करना है? जो हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग स्कूल है, अब उनमें बिल्डिंग नहीं है, उनमें साइंस लैब नहीं है, उनमें डिजिटल क्लासरूम नहीं है, उनमें टॉयलेट नहीं है, उनमें प्लेग्राउंड नहीं है, उनमें स्पोर्ट्स रिलेटेड करिकुलर एक्टिविटीज के लिए कोई अदर ऑप्शन नहीं है। तो सरकार क्या है, जैसे आप देखिए ओलंपिक में हमारा प्रदर्शन खराब क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे यहाँ स्कूली शिक्षा के अंतर्गत स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्ट नहीं किया गया है। सरकार ने इसके लिए कोशिश किया है लेकिन पहले उतना सार्थक पहल नहीं किया। हमारे यहाँ धारणा ही खेल को लेकर क्या बनी हुई है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये तो पिछले 2 दशकों में स्पोर्ट्स को लेकर माँ बाप का, है ना, जो रुझान है वो चेंज हुआ। उसके कारण है कई ऐसे बड़े खिलाड़ी जिन्होंने खेल में एक बड़ा साम्राज्य, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे अन्य एथलेटिक्स में हो। तो जो भारत के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में सिर्फ अध्ययन की ही बात नहीं है। हमारे स्कूल आप देख ले, चाइना के स्कूल्स में छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय में स्पोर्ट्स की हर प्रकार की फैसिलिटी है ना। आप चाइना के प्राथमिक विद्यालय की बात कर रहा हूं मैं, है ना, आप मिडिल स्कूल सेकेंडरी स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं। वहां पर हर प्रकार की
बहुत छोटी छोटी बच्चियां 6 साल 5 6 8 साल की बच्चियां जिम्नास्टिक्स में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। स्कूली शिक्षा से स्पोर्ट्स को लेकर हमारे यहाँ अब सरकार का ध्यान गया है पिछले 2-2.5 दशकों में, और उसमें भी सरकार ग्रास रूट लेवल पे सच्चाई है कि योजनाएं बहुत अधिक बनती है, क्रियान्वयन के स्तर पर समस्या है। तो इस जो पीएम श्री है बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना? इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम ऐसे आदर्श विद्यालय मॉडल स्कूल बनाएंगे, है ना, पूरे देश के स्तर पर, और ये आदर्श विद्यालय जो है पूरे देश में हमारे माध्यमिक शिक्षा को गति प्रदान करेंगे। तो इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रखे गए, क्वालिटी को कैसे अपग्रेडेशन करना है, करियर ऑप्शन के रूप में स्पोर्ट्स रिलेटेड करिकुलर एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, इन सबको शामिल करना है ना। तो इसके बारे में 2 लाइन नोट करिए फटाफट, कमेंट करने से फुर्सत हो तब ना, एक बात कहो तो 5 अरब। चलो लिखो। देखिए देखिए वर्तमान सरकार द्वारा वर्तमान सरकार द्वारा 2022 से माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अवसंरचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण सुधार हेतु तथा एक मॉडल विद्यालय के रूप में माध्यमिक विद्यालय को स्थापित करने हेतु, एक आदर्श विद्यालय के रूप में माध्यमिक विद्यालय को स्थापित करने हेतु पीएम श्री अभियान संचालित है। पीएम श्री का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना अभियान का उद्देश्य देश में संचालित 14,500 से 15,000 माध्यमिक विद्यालयों का कायाकल्प करते हुए छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। तो ये सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार क्या चाह रही है कि हमारी सेकेंडरी एजुकेशन को पूरा रिवाइव कर दें, है ना। ठीक है, तो पूरा सेकेंडरी एजुकेशन का हमने एक ओवरऑल आपको बता दिया। चलते हैं अब हायर एजुकेशन की तरफ, उच्च शिक्षा। हायर एजुकेशन, तो पहले स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, आप इसको समझ लें तो पूरा आपको समझने में आसानी होगी। भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति, है ना, जैसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थान अलग अलग हैं, है ना। जैसे आप देखिए विश्वविद्यालय के स्तर पर भी अलग पेज पे लेते हैं। जैसे मान लीजिए विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय के पार्ट पर भी सेंट्रल है, स्टेट है, डीम्ड है, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एक बार इन सबको समझ लें तेजी से, है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटी अक्सर आप सुनते हैं, है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटी किसको कहते हैं? डीम्ड यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वैसे विश्वविद्यालय है जो पूर्णतः केंद्र सरकार के नियंत्रण में चलते हैं, जिनका संपूर्ण जिम्मेदारी वित्तीय प्रबंधन कौन करता है? केंद्र सरकार। प्रशासनिक से लेकर वित्तीय प्रबंधन केंद्र सरकार के नियंत्रण में। और स्टेट यूनिवर्सिटी राज्य के अधिकार क्षेत्र में है ना, राज्य के द्वारा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। पब्लिक जो राज्य के आम जनता के लिए है, और निजी क्षेत्रों द्वारा प्रवर्तित। डीम्ड यूनिवर्सिटी, है ना। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब वैसे यूनिवर्सिटी, है ना, जो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जिनको स्टेटस दिया गया है टू बी कंसिडर्ड एज एन यूनिवर्सिटी, मतलब जो विश्वविद्यालय है नहीं परंतु किसी विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा के संचालन के कारण उनको डीम्ड का दर्जा दिया गया है, मतलब आप भी विश्वविद्यालय की तरह ही है ना। तो डीम्ड एक स्टेटस है जो यूजीसी के द्वारा किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी अच्छे बड़े शैक्षिक संस्थान को किसी भी क्षेत्र में बेहतर शिक्षा के संचालन प्रबंधन उसके क्रियान्वयन के लिए प्रदान किया जाता है। कई अलग अलग संस्था भी है, जैसे आपने सुना होगा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, है ना। हायर एजुकेशन में ये सभी अलग अलग कैटेगराइजेशन है ना। तो विश्वविद्यालय 3 प्रकार के विश्वविद्यालय है। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः इसका वित्तीय और प्रशासनिक सारा जिम्मा केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। स्टेट यूनिवर्सिटी में 2 प्रकार की है, एक स्टेट जो आम जनता के लिए है, दूसरा स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड जो है यूजीसी द्वारा एक मानद दर्जा है किसी भी शैक्षणिक संस्था को बेहतर संचालन के लिए। अलग अलग संस्थान और भी हैं, जैसे आप देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस,
नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, उत्कृष्ट संस्थान। कई जो है स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे नर्सिंग की, टीचर एजुकेशन, होटल मैनेजमेंट, इन सब की, है ना। ये जो है स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। इतना भी लिखोगे कमेंट ऑफ नहीं करूंगा, लिखते रहो बेटा। आ गए वापस मन नहीं लगा होगा, चलो लिखते रहो। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन ऐसे संस्थान है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में कार्यरत हैं, है ना। जैसे नर्सिंग के लिए, होटल मैनेजमेंट के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए। तो एक बार कम से कम आप समझ लें कि भारत में हायर एजुकेशन में कितने सारे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस। तभी तो आपको ओवरऑल क्या कमी है, कितने कम संस्थान है, कितने अधिक है, ये सब आपको पता चलेगा, है ना। तो थोड़ा सा इन सब के बारे में पहले नोट कर लीजिए, है ना। लिखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, देखिए केंद्रीय विश्वविद्यालय आज से वैश्य विश्वविद्यालय से है, जिसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा, संसद में विधान पारित कर की गई है। संसद में विधान पारित कर की गई है तथा जिनका संपूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण, वित्तीय एवं प्रशासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में होता है। भारत में वर्तमान में 55 केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। 55 केंद्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। दूसरा, राज्य विश्वविद्यालय क्लियर है तो पता ही आपको। डीम्ड यूनिवर्सिटी लिखिए, डीम्ड यूनिवर्सिटी देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किसी भी उच्च शैक्षणिक संस्थान को किसी क्षेत्र विशेष में उत्कृष्ट शिक्षा के संचालन एवं किसी विशिष्ट क्षेत्र में शिक्षा के संचालन हेतु स्वायत्तता, ऑटोनॉमी प्रदान करने हेतु डीम्ड एक मानद दर्जा है। डीम्ड एक मानद दर्जा है। जैसे मान लीजिए आप कोई इंजीनियरिंग एजुकेशन अच्छा चला रहे हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप कोई बढ़िया काम कर रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में, तो आपको ऑटोनॉमी चाहिए ना, स्वायत्तता। पाठ्यक्रमों का डिजाइन करने, फीस का निर्धारण करने, है ना, शिक्षकों की नियुक्ति, तमाम छात्रों के चयन की विधा, तमाम ये सब ऑटोनॉमी चाहिए, स्वायत्तता। और डिग्री आपको देना है किसी विशिष्ट क्षेत्र की शिक्षा। तो जब भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं, आपको डिग्री कॉलेज नहीं देता है, डिग्री कौन देता है? कोई भी विश्वविद्यालय जिससे आपका कॉलेज संबद्ध होता है ना, एफिलिएशन जिससे आपका होता है। तो डीम्ड भी एक मानद दर्जा है कि आप विश्वविद्यालय पूर्णतः नहीं है, लेकिन किसी विशिष्ट क्षेत्र की शिक्षा में आपके बेहतर संचालन के लिए आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको स्वायत्तता मिलनी चाहिए, ऑटोनॉमी, ताकि आप उसमें बेहतर पाठ्यक्रम का डिजाइन कर पाए, जो भी छात्र से संबंधित। तो आपको स्वतंत्रता चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको डिग्री प्रदान करने जब तक एफिलिएशन आपका नहीं होगा, आप नहीं दे पाएंगे। तो सरकार क्या करती है, यूजीसी एक्ट के तहत, 1956 का जो एक्ट है, उसी के सेक्शन 3 के अंतर्गत ऐसे विश्वविद्यालयों ऐसे शैक्षिक संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा देती है ना। कई बार डीम्ड सुनते हैं आप, क्लैरिटी नहीं रहती है ना। आगे लिखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल, है ना, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान लिखिए। वैसे संस्थान जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में समग्र योगदान देने हेतु, राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में समग्र योगदान देने हेतु राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्रदान किया जाता है। लिखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, उत्कृष्ट संस्थान,
है ना। लिखिए, उत्कृष्ट संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस। देखिए, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा देश के महत्वपूर्ण संस्थान, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के हों, देश के महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान ब्रैकेट में सार्वजनिक या निजी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया जाता है। अब इसमें क्या होगा दर्जा देने से? उनके लिए फंडिंग अलग से सरकार करती है ना, कि आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, आपका किसी भी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन है तो सरकार उसको प्रमोट करती है। जैसे एआईएसएचई की जो सर्वे होती है उसके मुताबिक देश में शैक्षिक, स्टैंड अलोन के बारे में एक लाइन और लिख लो, है ना, स्टैंड अलोन। अब इसकी हिंदी एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, है ना, है ना। स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, जैसे आईटी को भी डीम्ड स्टेटस, डीम्ड में सरकारी भी है ना, और डीम्ड में प्राइवेट भी है, रश्मिका, है ना। लिखिए, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस, लगभग 40 गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा है, और प्राइवेट सेक्टर में तो 89 है जिनको डीम्ड स्टेटस का दर्जा है, स्टैंड अलोन, है ना। देखिए, इसके अंतर्गत वैसे शैक्षिक संस्थान शामिल हैं जो इसके हाँ, स्वतंत्र नहीं, स्वतंत्र ठीक नहीं लगता, स्टैंड अलोन का एग्जैक्ट हिंदी इसकी मुझे भी नहीं पता, हम लोग सब दिन यही पढ़ते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत वैसे संस्थान शामिल होते हैं जो मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास आधारित शिक्षा संबंधित पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं। जैसे पॉलिटेक्निक आपका क्या स्टैंड अलोन है, होटल मैनेजमेंट के जितने इंस्टीट्यूट है सब इसमें आ जाते हैं, नर्सिंग के, टीचर एजुकेशन के, पैरामेडिकल, नर्सिंग। इसके अंतर्गत निम्न संस्थान आते हैं, कौन कौन आपके क्लैरिटी के लिए, जैसे पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, पैरामेडिकल, होटल मैनेजमेंट, टीचर ट्रेनिंग आदि, होटल मैनेजमेंट, टीचर ट्रेनिंग आदि। अब देखो, देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ क्या स्थिति अगर समझोगे, है ना, तो और क्लैरिटी आ जाएगी कि हमारे यहाँ कितने विश्वविद्यालय हैं, कितने कॉलेज हैं, एक रफ आपके आइडिया के लिए, है ना। तो जो एआईएसएचई की रिपोर्ट है लेटेस्ट, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, की वर्तमान रिपोर्ट के मुताबिक अनुसार देश में अगर आप देखें तो हमारे यहाँ 1400 से कम यूनिवर्सिटी है ना, 1357 के आसपास, है ना। कुछ आपको दो चार कुछ फैक्ट फिगर इसमें लिखने होंगे, है ना। तो देखिए, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज कितनी है हमारे यहाँ वर्तमान में, चाहे प्राइवेट हो चाहे 1376, 1376, कॉलेज 53,250, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान 159, यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी 1376, इसमें सभी हैं, है ना, सेंट्रल, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड, प्राइवेट सब है, टोटल नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। जब आप लिखोगे तो कुछ तो फैक्ट फिगर आप कोट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेज 53,250, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस यहां पर आप 159, इसमें आईटी, एनआईटी, आईएम सब शामिल है ना। हाँ, पीडब्ल्यू का जो अपडेट डेटा पुराना है, भूमिका सेंगर, इसलिए अपडेट कर लो, मेरे पास जो बुकलेट है। तो बस एक स्टेटस आप समझ पाएंगे। चलते हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या समाधान के प्रयास हुए हैं। जैसे अभी चर्चा में क्या क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूज में क्या क्या आपको हायर एजुकेशन को लेकर आपने पिछले साल 2 साल में सुना है, पहले आप बताइए न्यूज में क्या क्या रहा है। और प्राय यहां से जो चीजें न्यूज में है वहां से सवाल बनाया जाएगा, अक्सर बनता है। एक तो एनईपी के कॉन्टेक्स्ट में हायर एजुकेशन स्पेसिफिक प्रोविजंस रिलेटेड टू हायर एजुकेशन इन एनईपी 2020, तो हायर एजुकेशन से संबंधित मुख्य प्रावधान। अभी यूजीसी के स्थान पर एचईसीआई का गठन, है ना, यूजीसी के स्थान पर एचईसीआई का गठन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन
कमीशन ऑफ इंडिया। फॉरेन यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा न्यूज में है, दिखना ही दिखना है। फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, के भारत में प्रवेश की अनुमति से संबंधित मुद्दा। अभी नैक पर बवाल हुआ था, आपने अगर न्यूज पढ़ा हो, है ना, तेलंगाना का मैटर था जहां पर जो नैक की टीम गई थी उनको ब्रैबरी का एक केस आया था, है ना। नैक जो दर्जा देती है A++ A, B++ B, C+C, आगे चर्चा होगी। HECI अभी लिख लो ना, अभी थोड़ी पढ़ा दिया है पूरा। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी नैक को लेकर, नैक की पारदर्शिता को लेकर सवाल, पारदर्शिता पर सवाल। तो ये सब बहुत न्यूज में रहा है ना। खास करके यहां से इन दोनों से सवाल आपको बन सकता है। NEP से सवाल एक पूछ चुका है और हायर एजुकेशन में फॉरेन यूनिवर्सिटी से भी पूछा है, बट उस समय उतना मैटर नहीं था। अभी चल रहा है पिछले 3-4 साल से। जैसे एक सवाल पहले भी आपको दिखाया है, ये वाला, भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी बनाने के लिए उसमें भारी सुधारों की आवश्यकता है। क्या आपके विचार से में विदेशी शैक्षिक संस्थाओं का प्रवेश देश में उच्च और तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता की प्रोन्नति में सहायक होगा, है ना। ऑटोनॉमी को लेकर IIT IIM जैसे प्रमुख संस्थान से सवाल पहले पूछा है और भी पूछ सकता है ना। एक बार हायर एजुकेशन को लेकर पूरा एक ओवरऑल देखते हैं, है ना। तो एक हेडिंग बनाइए, उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा, आशय एवं महत्व। ध्यान रखना 1 अरब कार्यक्रम है, सभी कार्यक्रम आप याद नहीं कर सकते हैं, है ना। आप सभी कार्यक्रम याद नहीं कर सकते हैं, 50 योजनाएं चलते रहती है। जो वैसी योजना या कार्यक्रम जिस पर सरकार, जो PMO के द्वारा प्राथमिकता में जो है, नैक जब पढ़ाएंगे तब समझना, अभी बस लिख लो नैक। विद्यमान समस्याएं, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, समाधान के प्रयास, यहां से ज्यादा संवैधानिक प्रयास प्लस विधेयक एक साथ, योजनागत प्रयास, 5 ईयर प्लान, संस्थागत प्रयास, कार्यक्रम आधारित प्रयास, और अलग से एक विदेशी विश्वविद्यालय, विदेशी शैक्षिक संस्था, अलग से इसको देख लेते हैं। हायर एजुकेशन, आपने ओवरऑल आपको एक व्यू दिया गया कि देश में कितने कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटी है, रिक्वायरमेंट हमारी कैसी है और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति वास्तव में हमारी क्या है। जैसे अगर आप देखें तो देश में सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 28 के आसपास है, जो पिछले 2 दशकों में एक बेहतर स्थिति को बताता है। यानी अगर आप कहें तो पिछले 2 दशकों में भारत में अगर हम देखें तो सकल नामांकन अनुपात बहुत बेहतर हुआ है ना। और लगभग हमारे देश में 4.5 करोड़ बच्चे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत हैं, है ना। अगर हम बात करें विश्वविद्यालय के स्तर पर तो हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों का बहुत व्यापक अभाव है। भारत जैसे आबादी की अधिकता वाले देश के लिए हमारे लिए विश्वविद्यालय कम से कम 3000 से अधिक विश्वविद्यालय होने चाहिए, और सिर्फ संख्या की नहीं, गुणवत्ता के लिहाज से। सच्चाई क्या है कि हमारे यहाँ 1376 विश्वविद्यालय हैं। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अगर हटा दें तो सरकारी संस्थान, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे अगर आप देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी 55 के आसपास है और स्टेट जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है वो 479, 480 के आसपास है। अगर आप दोनों को जोड़ दें तो 480 प्लस 55, है ना, यानी 535 के आसपास ही आपके देश में सरकारी विश्वविद्यालय है ना। तो जो उच्च शिक्षा की हमारी स्थिति, अगर भारत को जनांकीय लाभांश लेना है ना, अगर आपको पेटेंट राइट्स अपने देश में लाना है, अगर आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या आपको इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट आदि के स्तर पर दुनिया में अपना नाम बनाना है, या रियल में अगर ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था अगर आपको बनानी है, तो सब कॉन्टेक्स्ट में उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान है। सर्वाधिक रोजगार प्रदाता अगर शिक्षा का कोई स्तर है तो यही है। उच्च शिक्षा में किस स्तर की शिक्षा शामिल है? कक्षा 12 के पश्चात की शिक्षा, और यहां पर व्यवसाय परक शिक्षा, अकादमिक शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय परक शिक्षा की अधिकता हो जाती है। माध्यमिक शिक्षा से ही स्टार्ट होता है ना, लेकिन जो यह स्तर है वहां पर अकादमिक शिक्षा के अनुपात में अगर देखें तो व्यावसायिक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा का व्यापक उपस्थिति यहां देखा जाता है। और किसी भी राष्ट्र का अगर आप देखें तो शिक्षा के यद्यपि तीनों ही स्तर महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने में किसी भी राष्ट्र के लिए हायर एजुकेशन का बड़ा योगदान है। तो हमारे देश में उच्च शिक्षा के इस क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या है? पहली समस्या आप सबने देख ली, इस जनसंख्या के अनुपात में शैक्षिक संस्थाएं नितांत, आप सोचो, कमी है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2006-7 की अपनी अनुशंसा में 1.5 लाख
कॉलेजेस की बात की थी, और सोचिए कि अनुशंसा के 18 वर्ष के बाद भी हमारे देश में नंबर ऑफ कॉलेजेस 53,000 के आसपास है, जबकि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 2006-7 में कहा था कि हमें 1.5 लाख विद्यालयों कॉलेजेस की आवश्यकता है। आप सोचिए कि उस समय कहा गया था कि 100 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, 1500 से अधिक विश्वविद्यालय होने चाहिए, और सच्चाई क्या है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश के 18 वर्ष गुजर गए। हाल के वर्षों में यद्यपि भारत सरकार ने जनांकीय लाभांश के संदर्भ में शिक्षा के महत्व को समझते हुए बहुत सारा बेहतर प्रयास भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद आपके देश में 1500 विश्वविद्यालय नहीं है, और प्राइवेट डीम्ड इन सबको छोड़ दें तो स्थिति बहुत खराब है ना। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहली बड़ी समस्या क्या है कि हमारे यहाँ जो है शिक्षा के केंद्र बहुत अभाव है। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव है। भारत के गिने चुने विश्वविद्यालय अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जब होती है, क्यूएस रैंकिंग या टाइम्स रेटिंग में, हमारे है ना, हमारे देश के 500 दुनिया के उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों में भारत के मुश्किल से 3-4 है ना। अगर आईआईटी ना हो, आईएम ना हो, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ना हो तो स्थिति और खराब है। सोचिए कि भारत के पब्लिक यूनिवर्सिटी शुरू के 250-300 के बाद ही उनका नाम दिखता है। सोचिए कि हम कहते हैं कि हम आध्यात्मिक गुरु हैं, है ना, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। सच्चाई क्या है कि हमारे यहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं वो दुनिया के उत्कृष्ट 500 विश्वविद्यालयों में भारत के मुश्किल से 3-4-5, अगर आप पिछले 5-7 सालों का देखें हमारी स्थिति, चाहे निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय ही क्यों ना हो, तो जो भी स्थिति है अगर आप देखें तो रही जो 500 में शामिल है उसमें कभी आईटी खड़गपुर, कभी आईटी पवई मुंबई, ये सब जान बचा देते हैं। कहने को हमारी संख्या, उपस्थिति दिख जाती है, परंतु भारत जैसे एक शिक्षा के क्षेत्र में, एक अकादमिक शिक्षा का हमारा एक इतिहास रहा है, परंतु हमारी स्थिति क्या है विश्व के मंच पर। आप सोचिए कि दुनिया के टॉप 10 यूनिवर्सिटी तो छोड़ दे, टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भी भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं आ पाता है। 200 तक जाते जाते कहीं गलती से एक आधा दिख जाता है, 400 तक में 2-3, और 500 तक में मुश्किल से 4-5। सोचिए, जबकि हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इतना कार्य, इतना प्रयास होने के बावजूद। तो दूसरी समस्या क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता वाली शैक्षणिक संस्थाओं का बहुत अभाव है, शोध आधारित शिक्षा का अभाव है। हमारे विश्वविद्यालय जो है राजनीति के अखाड़े के रूप में तब्दील हो रहे हैं, आए दिन चुनाव हो रहा है, छात्र राजनीति। पता चला एक तो ऐसे ही विश्वविद्यालय में साल में मुश्किल से 200 से 220 दिन का शैक्षिक सत्र पाठ्यक्रम चलता है। अब आप सोचिए कि साल में 145 दिन ऐसे ही छुट्टियां रहती है अमूमन, भारत के अधिकांश विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं। उसमें भी साल में अगर 2 महीना 1.5 महीना इलेक्शन के नाम पर चला जाए, रही सही कसर परीक्षा पूरी कर देती है। इन एनईपी के आने के बाद सेमेस्टर आधारित शिक्षा प्रणाली के कारण वर्ष में 3 माह परीक्षा में ही चला जाता है। बहुत नजदीकी से काम करने का मेरा अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूं। बिल्कुल दिन रात यही देखना है, यही करना है। सोचिए कि 220 दिन, 200 से 220 दिन आपके कॉलेज खुलते हैं, उसमें से 1-1.5 महीना आपका जो है वो चुनाव में चला जा रहा है, छात्र राजनीति। 2 से 3 महीना जो है आपका वह परीक्षा में चला जाता है। तो पढ़ाई कब होगी? क्या साल के 3 महीने पढ़ लेने से हमारे बच्चे विश्वगुरु बन जाएंगे क्या? तो हमारे देश का जो पूरा का पूरा एजुकेशन का शैक्षिक सत्र है वह पूरी तरह से, अगर आप देखें तो दुनिया के जो मध्यमवर्ती देश हैं उनकी तुलना में भी हमारी शैक्षिक स्थिति खराब है। रही सही कसर शिक्षा के बजट को लेकर, आप सोचिए भारत जैसे 145 करोड़ की आबादी वाले देश का शिक्षा बजट 1.25 लाख करोड़ भी नहीं जाता है ना। सोचिए कि हमारे देश उस 1.25 लाख करोड़ में लगभग 75 से 80 हजार करोड़ प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में चला जाता है। आपके हायर एजुकेशन का बजट मुश्किल से 50-55 हजार करोड़ का है, जिसमें 4.5 करोड़ विद्यार्थी आपके यहाँ पढ़ रहे हैं। तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग से पहले राष्ट्रीय कोठारी आयोग ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली से लेकर अब तक शिक्षा के मद में जीडीपी का 6% तक खर्च किया जाना। सोचिए कि एक तो हमारी जीडीपी क्या है, कम है। आप चाइना से कंपैरिजन करते हैं, हम 4 ट्रिलियन के आसपास हमारी इकोनॉमी है ना जी, 3 से 4 के बीच में वर्तमान में। चाइना की कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है? 17 से लेकर 20 के बीच में। अमेरिका की बात करें तो 27 से लेकर 31। चाइना समझने के लिए अब आप सोचिए, ट्रिलियन को अगर आप मान लीजिए 100 रुपए के आसपास, तो अगर हमारे पास 400 रुपया है तो उसकी तुलना में चीन के पास लगभग 1800 से 1900 रुपया है ना। उसी की तुलना में अमेरिका के पास, समझने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स समझाना चाहता हूं, है ना, अमेरिका के पास 2700 से 3000 रुपया है। अमेरिका की आबादी 35 करोड़, चाइना की आबादी 142-43 करोड़, और हमारी आबादी 145 करोड़। चाइना अपने 19 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का 6% जो है वो खर्च कर रहा है, सोचिए। और हम कितना शिक्षा के मद में जीडीपी का 4% तक खर्च नहीं कर पा रहे, है ना। और हम तुलना कंपैरिजन करते हैं चाइना से। चीन के प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति जो है भारत के बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर के बड़े विद्यालयों से भी बेटर है। शिक्षा मानव संसाधन का महत्वपूर्ण घटक है। शिक्षा में निवेश किसी भी राष्ट्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है विकास के पथ पर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की शिक्षा, अगर पीएचडी यहां ना हो तो हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं होता है। कितने भारतीय हैं जो पेटेंट राइट्स लेकर आते हैं? तो विश्वविद्यालय के स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव, छात्र राजनीति बहुत हद तक हावी है। कई विश्वविद्यालय है जो छात्र राजनीति का अखाड़ा है, वहां से 1-2 छात्र नेता आ गए, राष्ट्रीय राजनीति में आ गए। अब जो भी वहां पर चुनाव है उसमें जो भी लोग प्रतिभाग करते हैं उनका टारगेट विश्वविद्यालय नहीं होता है, भारत की राष्ट्रीय राजनीति में कदम रख। तो ये हमारे देश का एक ओवरऑल आप समझिए, हमारे कितने विश्वविद्यालय हैं जहां पर सारी व्यवस्था आपको दिख जाती है। अगर मैं देश के 1376 विश्वविद्यालय में मुश्किल से 50 विश्वविद्यालय की स्थिति थोड़ी बहुत ठीक है, मैं बहुत नहीं कह रहा हूं, थोड़ी बहुत। अधिकांश विश्वविद्यालय जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति है, नाम के लिए चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति, माइनॉरिटी, समाज के पिछड़े वर्ग की शिक्षा अभी भी कम है। जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सोचिए कि एक डेवलप्ड कंट्री, अगर आप भारत को अगर हम जीईआर की बात करें तो जो भारत में जीईआर 28 के आसपास है। अगर हम विकासशील अर्थव्यवस्था से तुलना करें तो विकासशील देश में यह जो है संख्या ये 40 से ऊपर ही है, नीचे कहीं नहीं है। अगर विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों का जीईआर जो है वह 65 से ऊपर है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो।
और अधिकांश 80 से ऊपर है ना। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इतनी सारी समस्याएं हैं। हमारे यहाँ विदेशी शैक्षिक संस्था को आप अनुमति नहीं दे रहे हैं, प्रतिस्पर्धी माहौल ही नहीं बन पा रहा है। आप हर बात में हम लोग क्या कहते हैं, खुश होने के लिए कहते हैं आईआईटी आईएम। आईआईटी माना कि अच्छा इंस्टीट्यूशन है, कहीं से कोई शक नहीं, लेकिन आईआईटी की प्रतिस्पर्धा अगर एमआईटी से हो तभी तो हमें पता चला, हमें पता चले कि आईआईटी कितने पानी में है, जब आईआईटी की प्रतिस्पर्धा एमआईटी से हो। डीयू, जेएनयू, ये यूनिवर्सिटी अच्छी है या बुरी है, अगर यहां पर ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, येल, इन सब की ब्रांच खुल जाए तब आप अंदाज लगा सकते हैं ना। सच्चाई क्या है कि हमारे यहाँ मुट्ठी भर गिने चुने कुछ शैक्षिक संस्था है जिनको हम उत्कृष्टता का दर्जा देते हैं। हमारे यहाँ विश्व के अधिकांश विश्वविद्यालय यहां अपनी ब्रांच खोलने का के लिए इच्छा भी नहीं रखते हैं, प्रवेश के लिए अनुमति तो दूर की बात है। यूजीसी ने भी प्रपोजल बनाया कि आइए हमारे यहाँ खोलिए, दुनिया के अधिकांश देशों के विश्वविद्यालय यहाँ पर इंटरेस्टेड ही नहीं है। हाँ, अफ्रीका से आपके यहाँ कुछ विश्वविद्यालय जरूर आ जाए, है ना। तो उच्च शिक्षा, है ना, के क्षेत्र में एक ओवरऑल विहंगम स्थिति को आप समझिए, नोट करिए थोड़ा सा उच्च शिक्षा के बारे में, है ना। देखिए उच्च शिक्षा, देखिए उच्च शिक्षा सर्वाधिक रोजगार प्रदाता, सर्वाधिक रोजगार प्रदाता शिक्षा का स्तर है जिससे किसी भी राष्ट्र की, जिससे किसी भी राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनती है। भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति, भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत दयनीय सदैव रही है। यद्यपि यद्यपि हाल के कुछ दशकों में सदैव दयनीय रही है, यद्यपि हाल के कुछ दशकों में इसमें कुछ हद तक सुधार अवश्य हुआ है, कुछ हद तक सुधार अवश्य हुआ है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं निम्न हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत समस्याएं निम्न हैं। पहला, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यापक अभाव। आबादी के अनुपात में विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थानों आदि की कम उपलब्धता। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी वातावरण का अभाव। उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में कुछ प्रमुख संस्थानों का ही वर्चस्व, दबदबा। वित्त का अभाव कैसे, अभी आप आगे बताऊंगा। मान लीजिए 50,000 करोड़ का बजट है आपका, तो उसमें 30-35 हजार करोड़ तो कुछ प्रमुख संस्था, आईआईटी आईएम, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, इन्हीं में चला जाता है ना। तो वित्त का अभाव विभिन्न विनियामकों की
उपस्थिति के कारण तकनीकी जटिलता, तकनीकी जटिलता। आगे पूछ लो, डेटा खत्म हो रहा है, पूछ लो प्रतिमा यादव। विभिन्न विनियामकों की उपस्थिति के कारण तकनीकी जटिलता, जैसे यूजीसी है ना, जैसे आप देखिए विभिन्न विनियामक, जैसे मान लीजिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटी, यूजीसी, अलग अलग विनियमन के लिए बहुत, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अलग अलग विनियामक होने के कारण शिक्षा के विनियमन को लेकर समस्या, इसमें मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज है जिसके कारण क्लास ऑफ इंटरेस्ट होता रहता है ना। तो विभिन्न विनियामक, इस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे एचईसीआई वाले में डिटेल से, अभी यहाँ रहने दो शॉर्ट में, है ना, उसको कराऊंगा डिटेल से, प्रश्न बनेगा वहां से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आधारित शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, शिक्षा में नवाचार आदि का अभाव, राज्यवार, या ऐसे लिखिए शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण का अभाव, समझाता हूं, प्रतिभा पलायन, ब्रेन ड्रेन के कारण राष्ट्र को हानि, हाँ लिख सकते हैं करप्शन, लेकिन करप्शन से ज्यादा और जो चीजें हैं, नवाचार का मतलब इनोवेशन होता है, इनोवेटिव, इनोवेशन समझ जाओगे, इनोवेशन समझते होगे, नवाचार नहीं समझ पा रहे, नए नए तरीके का इस्तेमाल कर शिक्षा के क्षेत्र में विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, देखिए महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थाएं जो है वो कुछ राज्यों के अंतर्गत आपको दिख जाएंगे, देश के कुछ प्रमुख नगरों, राज्यों की राजधानियां, कुछ प्रमुख केंद्रों तक आपको दिखेगा। प्रतिभा पलायन, हमारे यहाँ से अधिकांश बच्चे जिनके पास आर्थिक स्थिति बेहतर है विदेश चले जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सब एक फेवरेट डेस्टिनेशन है हमारे बच्चों का। जितना हमारा शिक्षा का बजट नहीं है उच्च शिक्षा का, उससे ज्यादा पैसा हम विदेशों में प्रवाहित कर देते हैं। सोचिए कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली, हमारा बजट जो है वह उच्च शिक्षा की बात हो रही है, पूरी शिक्षा की नहीं, उच्च शिक्षा का बजट हमारा जो है वो 5 से 6 बिलियन डॉलर का होता है, और विदेशों में हम प्रत्येक वर्ष 7 से 8 बिलियन डॉलर पैसा भेज देते हैं शिक्षा के मद में। तो ये सब छात्र केंद्र हमारे जो है विश्वविद्यालय छात्र राजनीति के केंद्र के रूप में तब्दील हो रहे हैं। हाँ, अवसंरचनात्मक सुविधाओं का बहुत अभाव है। विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति का बढ़ता स्तर, छात्र राजनीति का अनावश्यक बढ़ता स्तर। अभी आपने सुना होगा एक देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में एक छात्रा ने शिक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। सोचिए कि हमारे विश्वविद्यालय, और वो भी देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की बात हो रही है, और ये बात बहुत साल पुरानी नहीं है ना। लिखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की मांग के अनुरूप घरेलू स्तर पर शिक्षा तो काफी हो गए। फटाफट नोट करो। एक आधा पॉइंट और लिख लीजिए, अकादमिक शिक्षा पर अधिक बल, है ना, व्यावसायिक शिक्षा पर अपेक्षाकृत कम, अकादमिक शिक्षा पर विशेष बल। तो लिखिए अकादमिक शिक्षा पर विशेष बल, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश का अभाव, सरकार का भी और सार्वजनिक, सार्वजनिक और पब्लिक दोनों, सार्वजनिक तथा निजी, बड़े बड़े नाम सुनते हैं अंबानी अडानी, है ना। इतना चिंतित मत हो मीनाक्षी,
सब अच्छा ही होगा। छात्र राजनीति क्यों लाया गया? राजनीति का उद्देश्य क्या होता है? राज्य के लिए बेहतर नीति के लिए राजनीति होती है। तो इस विश्वविद्यालय के स्तर पर भी छात्रों की बहुत सारी समस्याएं होती है, जिसके समाधान हेतु जो भी आपके प्रशासनिक पदों पर जिम्मेदार लोग बैठे हैं, उन पर दबाव डालने के लिए, छात्र के कल्याण के लिए, छात्र के हित के लिए। छात्र राजनीति अपने आप में बुरी नहीं है, परंतु छात्र राजनीति का नकारात्मक प्रदर्शन है ना, कहीं ना कहीं लोग समझ गए हैं कि छात्र राजनीति से वो कहां आ जाएंगे, है ना। छात्र राजनीति से धीरे धीरे वो प्रवेश कर जाएंगे राष्ट्रीय राजनीति में, है ना। तो जो छात्र राजनीति का स्वरूप है, जैसे आप देखिए प्राय छात्र राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है ना, लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी का एक छात्र इकाई है, एबीवीपी, एनएसयूआई। डायरेक्ट कांग्रेस और बीजेपी इन्वॉल्व नहीं, इनकी छात्र विंग इन्वॉल्व है। और कहने को वो चुनाव जो है वह विद्यालय विश्वविद्यालय के स्तर पर कम और राष्ट्रीय राजनीति से अधिक प्रेरित हो जाता है ना। तो विद्यार्थियों के कल्याण के लिए, विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए, विद्यार्थियों के हितों के संदर्भ में उनकी आवाज बनकर उनके मुद्दों को संबोधित करने के लिए राजनीति होती है। मिश्रा जी, अमन, स्टूडेंट पॉलिटिक्स समझ गए क्या है? कोई भी विद्यार्थी की जो समस्या है ना, उसके समाधान के लिए जो लोग जिम्मेदार लोग बैठे हैं उन तक बातें पहुंचाने के लिए, है ना। तो आज देखिए पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है, डायरेक्ट बीजेपी कांग्रेस थोड़ी इन्वॉल्व है, लेकिन इनकी स्टूडेंट शाखा, है ना। और इससे क्या होता है? हाँ, ऐसा सब है ना। इससे क्या होता है कि वो चुनाव जो है वह छात्र के हितों से का कम और कहीं ना कहीं दलगत राजनीति का शिकार हो जाता है। विश्वविद्यालय के स्तर पर जातिगत समीकरण, जाति के आधार पर लॉबिंग, है ना, ये सब आप मेरे से ज्यादा समझते होंगे, सब कॉलेज से अगर जुड़े हैं तो पढ़ाई का जो समय है वह पर्चे बांटने और पर्चों से पटा विश्वविद्यालय आप देखते होंगे आए दिन, आर लेकर बड़ी बड़ी गाड़ी का काफिला, छात्र नेता कम हो भोकाल ज्यादा है ना। कहां से आता है फंड? फंड उनके पास पैसे की कमी है क्या जो लोग इसमें आते हैं? चलिए, अब उतना छात्र नेता पर पीएचडी मत करो, है ना। जितने काम की बातें थी वो लगभग आप जान गए। देखिए इसमें कमी क्या थी? उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश का अभाव। निवेश चाहे सार्वजनिक सरकार का भी निवेश कम है और निजी, है ना, निजी क्षेत्र का भी निवेश कम है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की मांग के अनुरूप हमारे यहाँ घरेलू स्तर पर शिक्षा नहीं है ना। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर डिमांड कुछ और होता है हमारे यहाँ। 90 के दशक में हर माँ बाप अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर, बेटा हुआ तो इंजीनियर, बेटी हुई तो डॉक्टर। हमारे यहाँ मध्यम वर्गीय माँ बाप के लिए शिक्षा ही एक विकल्प है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उधर कंप्यूटर आधारित शिक्षा का बोलबाला हो गया। जब तक हमने इंजीनियरिंग के शिक्षा, डॉक्टर इंजीनियरिंग की शिक्षा पर खर्च किया, उधर मांग चेंज हो गया, कंप्यूटर आधारित शिक्षा का एक डिमांड क्रिएट होने लगा। जब हमने उस क्षेत्र में मैनेजमेंट आधारित शिक्षा, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा से संबंधित ये जो देश हैं, विकसित देश, ये डिमांड क्रिएट करते हैं जानबूझकर, है ना। और जो हमारी शिक्षा है वो हड़प्पा से जो चली आ रही है, अधिकतर थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है ना। कहने का मतलब हम अकादमिक शिक्षा पर ही बल देते हैं। वोकेशनल के नाम पर खाना पूर्ति, आप सभी कॉलेज में पढ़ते होंगे, वोकेशनल एजुकेशन के नाम पर आपको क्या दिया जाता है? ब्यूटी पार्लर, एक टेलर, सिलाई मशीन लाकर रख दी जाती है, हस्तकरघा, योगा का प्रशिक्षण, यही सब चलता है विश्वविद्यालयों के स्तर पर, है ना। सच्चाई क्या है? स्कूल कितने छात्र हैं जो इंटरेस्ट के साथ वोकेशनल एजुकेशन, एक तो कॉलेज में खाना पूर्ति होती है, साल में एक आधा दिन करा दिया जाए, हो गया। हाँ, सरकार नहीं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो लोग सत्ता में है, सिद्धांत शुक्ला, है ना। हाँ, तो यही सारी शिक्षा साल भर चलती है। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ये तमाम समस्याएं हैं, है ना। तो यहां तक आज रखो, कल हायर एजुकेशन का लगभग मेजर पोर्शन खत्म ही हो जाना चाहिए, अगर कुछ बचा तो देखते हैं। चलिए, सवाल तो बचे नहीं होंगे, 1 खरब सवाल। काजल सो जाओ, बहुत कोल्ड फीवर है तुम्हें, सो जाओ। होम साइंस, पापड़ अचार बनाने की विधि, कला। देखो कोई सब्जेक्ट बुरा नहीं है ना। चलिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाँ, आईएएस बन के जब तक आप करेंगे, पहले आपको सेक्रेटरी लेवल तक जाना होगा, तब आप कुछ कर पाएंगे ज्यादा। वैसे जिले के स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं बन सकता है? लगन हो, निष्ठा हो, सही दिशा में पढ़ाई हो, अन्नू देवी, तो बन सकता है। केरला में खुद एजुकेशन का स्तर वहां बहुत शानदार है, जहां जरूरत है वहां अपनाया जाए ना, वहां पर बल दिया जाए ना। नियामक और विनियामक एक ही है, स्वामी जी आएंगे, विनियामक पर डिटेल पढ़ाएंगे। मंत्र एक ही है, मगअप एंड वॉमिट, रटो और लिखो, रोज 5 सवाल 8 सवाल लिखकर फाड़ कर फेंकते चलो, देखना क्या फर्क पड़ेगा। जितना कम पढ़ो उससे ज्यादा थिंकिंग करो और उससे ज्यादा लिखो। पढ़ो जितना, उससे ज्यादा चिंतन करो उससे, और उससे ज्यादा लिखो, लिखते लिखते आईएएस बन जाओ। विदेशों में कैसे भेजते हैं शिक्षा के नाम पर? पैसा है।